गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। हम लोग जो है क्लास 9 में भूगोल का चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है। उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। कि हमारे यहाँ भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और आप देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण इन जलवायु में जो है विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है। पृथ्वी का धरातल काफी विशाल है। इस गोलाकार धरती पर कहीं महाद्वीप है तो कहीं महासागर। महाद्वीपों का धरातल भी एक जैसे नहीं है। पर्वत, पठार और मैदान जो है हमें दिखाई देते हैं। महासागर भी असमान रूप से फैले हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में 39% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल भाग है। ये सभी अंतर कहीं ना कहीं वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल का असमान रूप से ठंडा या गर्म होना ही जलवायु को नियंत्रित करता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक है। तो पहला है अक्षांशीय स्थिति। ठीक है। आपको पता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है ना। तो हम देखेंगे, आप देखेंगे। ठीक है। देखिए, अगर हम इसको अपना पृथ्वी मान लेते हैं, पहला अक्षांशीय स्थिति। ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा। ठीक है। ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की होती है। कर्क रेखा 23.5, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री की। और ये हो जाएगा हमारा क्या, दक्षिणी ध्रुव। और ये हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव। ठीक है। ये हो गया हमारा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है। अब यदि यहाँ पर हम अपने सूर्य को दिखाते हैं, सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सबको पता है ना। और उस हिसाब से अगर हम सनलाइट देखें तो जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होगी, भूमध्य रेखा पर। मैंने इसी तरफ जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। यदि हम इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से सूर्य की किरणें क्या है, डायरेक्ट जो है भूमध्य रेखा पर पहुंच रही है। जबकि ध्रुवों में पहुंचने के लिए सूर्य की किरणों को जो है काफी तिरछा आना पड़ रहा है। दिख रहा है, ये सूर्य की किरणें हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है पृथ्वी पर, जबकि उत्तरी ध्रुव पर जो है काफी दूर और ये दक्षिणी ध्रुव पर काफी दूर। इससे ये पता चलता है कि भूमध्य रेखा पर जो है तापमान अधिक होता है, जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में तापमान जो है कम होता है। इसकी वजह से जो है इसमें मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। अब देखेंगे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, जबकि ध्रुवों पर जो है तिरछी पड़ती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर जो है तापमान अधिक होता है, जबकि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर जो है तापमान कम होता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि यहाँ पर सूर्य की किरणें इतनी कम पहुंचती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, कि यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। अर्थात 6 महीने तक जो है पूरा अंधेरा ही छाया रहता है और 6 महीने का दिन, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जो ये कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत का उत्तरी भाग जो है उत्तरी ध्रुव के निकट है, जबकि दक्षिणी भाग जो है भूमध्य रेखा के पास में है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा उत्तर भारत है वहां पर शीतकाल में जो है बहुत अधिक ठंडी पड़ती है और ग्रीष्म काल में जो है गर्मी भी अधिक पड़ती है। जबकि जो हमारा दक्षिण का हिस्सा है, ये हमारा दक्षिण का हिस्सा आता है भारत का, वो भूमध्य रेखा के पास में, इसलिए यहाँ वर्ष भर जो है बहुत तेज गर्मी पड़ती है। ठीक है। ये हो गया क्या, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति के कारण जो है जलवायु में परिवर्तन। दूसरा, धरातल से ऊंचाई। ठीक है। आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में जो है बहुतायत में लोग जो है ऐसे पहाड़ी स्थलों पर या पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है तापमान क्या होता है, कम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है।
अर्थात जो क्षेत्र समुद्र तल से जितनी अधिक ऊंचाई पर होगा वो उतना ही अधिक ठंडा होगा। उसका रीजन हवाएं जो है विरल हो जाती है, विरल होने से क्या होता है कि उसमें जो है तापमान कम हो जाता है, इसलिए उन क्षेत्रों में जो है ठंडा होता है, इसलिए लोग जो है गर्मी के दिनों में जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। ऐसे क्षेत्रों को जो है हम पर्यटन स्थलों के रूप में भी जानते हैं। इनको जो है टूरिस्ट या जो हमारे पर्यटन विभाग है उसके द्वारा जो है इन्हें और अधिक डेवलप किया गया है। ठीक है, इनमें जो है प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ जो है गर्मियों में पहाड़ों पर कम तापमान के कारण लोग जो है लेह, शिमला, मसूरी, नैनीताल, मैनपट आदि जगहों पर जाते हैं। ठीक है। विकिरण, किसी गर्म वस्तु से तरंगों के रूप में निकली हुई ऊष्मा को जो है हम विकिरण कहते हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है गर्मी के दिनों में विशेषकर आप देखेंगे कि जब शाम के समय बहुत सारे लोग जो अपने आंगन में पानी डालते हैं तो उससे तेज भाप आती है ना, वो भाप ही जो है विकिरण कहलाती है कि तेज ऊष्मा जो है उसमें से निकलती है। दोपहर 12 बजे पृथ्वी को सूर्य से ज़्यादा गर्मी मिलती है, लेकिन 2 बजे के बाद ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उस समय पृथ्वी की गर्म सतह से उष्ण तरंगे विकिरण के रूप में निकलने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमारा जो सौर मंडल है या पृथ्वी है वो सूर्य की रोशनी से कम गर्म होता है। ठीक है, वो जो होता है सूर्य की रोशनी जब सतह पर टकराती है, मान लीजिए ये सन है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये सूर्य है, ये हमारा धरातल है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर टकराती है, टकराने के बाद जो है क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। तो यहाँ पर जो आसपास की जो हवाएं होती है वो क्या होती है, इस विकिरण की वजह से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो है विकिरण के कारण जो है धरातल बहुत अधिक गर्म होता है। सूर्य की किरणें जो है जितनी मात्रा में आती है उतनी मात्रा में उसे वापस कर दिया जाता है, लेकिन जब वो विकिरण होता है तब जो है धरातल बहुत अधिक गर्म होता है। समुद्र से दूरी, ठीक है, इसे हम जो है समुद्र का समकारी प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी बड़े शहर जो समुद्र के किनारे स्थित है वहां पर समुद्र का समकारी प्रभाव होता है। समकारी प्रभाव का मतलब वहां दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है, अर्थात ना तो वहां पे ठंडी होती है और ना ही गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, समुद्र की किनारे वाले क्षेत्रों से प्रायद्वीपीय पठार में या प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अंदर जाते हैं, दैनिक तापांतर बढ़ने लगता है। यदि दिन का तापमान 32 डिग्री है तो रात का तापमान जो है और कम होता है। जबकि समुद्र के जो क्षेत्र वाले हिस्से हैं वहां पर जो है क्या होता है, अगर 25 डिग्री तापमान दिन का है तो रात का 24 या 23, ज्यादा अंतर उनमें नहीं पाया जाता है। यही जो है समुद्र का समकारी प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये जलवायु संबंधी चीजों में जो है समुद्र का प्रभाव जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। समुद्र वाले क्षेत्रों में ना तो गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही ठंड के दिनों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, अर्थात वहां का मौसम जो है 12 महीना लगभग एक समान होता है। हिमालय पर्वत की स्थिति, सबको पता है कि हिमालय पर्वत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहला तो हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो हिमालय पर्वत के कारण होती है। दूसरा, हिमालय जो है उत्तर भारत से आने वाली जो उत्तरी क्षेत्र है वहां से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे भारत में जो है ठंडी कम होती है। भारत के उत्तर, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में हिमालय एवं अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इन ऊंची पर्वत श्रेणियों के कारण मध्य एशिया की ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। ये दक्षिण पश्चिम से चलने वाली मानसूनी हवाओं को बाहर जाने से रोकती है, जिसकी वजह से भारत में जो है बारिश होती है। इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय की स्थिति जलवायु को एक नया रूप प्रदान करती है, जिसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। वायुदाब, तो वायुदाब क्या है? ठीक है, वायुदाब को नापने की जो इकाई है उसे बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, वायुदाब का संबंध तापमान के साथ होता है। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है वहां पर वायुदाब कम होता है, जहां पर तापमान कम होता है वहां वायुदाब अधिक होता है। अच्छे से समझिए, तापमान अधिक होने से जो है वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे यहाँ पास मैंने बताया कि यहाँ पास जब हवाएं सनलाइट आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, हवाएं गर्म होती है, गर्म होने से हवाएं क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, अर्थात उनमें वायुदाब कम हो जाता है। जबकि वहीं यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में एयर प्रेशर जो है, वायुदाब जो है बहुत अधिक होता है। हवाएं भी इसी तापमान के कारण ही चलती है। ठीक है, हम जो हवाओं को महसूस करते हैं कि हवाएं तूफान उठती हैं,
वो इसी सूर्य के प्रकाश के कारण उठती है कि हवाएं जो है उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलती है। हवाएं जो है गर्म होती है, गर्म होने के बाद क्या होती है, ये ऊपर उठती है ना। ये हवाएं क्या होती है, ऊपर उठती है। वाष्पीकरण देखे ना कि वाष्पीकरण जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो हवाएं जो है गर्म होती है यहाँ, जबकि आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं तेजी से इस स्थान को घेरने के लिए आती है। इस प्रकार जो है हवाओं का जन्म होता है। मान लें एक जगह पर 1 घन मीटर में हवा के अणुओं की संख्या 1 लाख है और दूसरी जगह पर 1 घन मीटर हवा में अणुओं की संख्या 1,10,000 है, तो हम कहेंगे कि पहली जगह पर हवा का दबाव दूसरी जगह से कम है। अब दूसरी जगह से पहली जगह की ओर हवाएं बहेगी, अर्थात जहां पर 1 लाख जो घन-मीटर कण है वायु के, वहां पे दाब कम है, जहां पे 1,10,000 है वहां पर ज्यादा है, तो हवाएं जो है यहाँ से यहाँ चलेगी, अर्थात उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर हवाएं चलेंगी। मानव निर्मित कारण, कुछ कारण ऐसे भी हैं जो जलवायु को प्रभावित करती है, उनमें कुछ मानव निर्मित कारण भी हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, निवर्णीकरण आदि भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण बन गए हैं, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि लगातार फैक्ट्रियों, परिवहन के साधनों के कारण जो है हम बहुत सारी ऐसी विषैली गैसें वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दिनों दिन जो है हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ते जा रहा है। जो हवाएं जो तापमान जो है विकिरण द्वारा बाहर निकलती है, उन विकिरण के तापमान को जो है वायुमंडल में व्याप्त जो जल वाष्प और गैसें हैं वो सोख लेती है, जिससे वायुमंडल गर्म बना रहता है। तो बच्चों ये थे जलवायु को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।